वेलकम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सलमान सर क्लासेस। हम आज जामिया एमबीए 2021 जो आज ही एग्जाम हुआ है उसका डिटेल सॉल्यूशन बना रहा है क्वांट रीजनिंग और डीआई का। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये हमारा वीडियो नंबर 2 है, यानी पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे आगे। क्योंकि सेट बी का है, तो ये क्वेश्चन हम कर चुके थे। 47 तक इंग्लिश के थे, 48 से रीजनिंग और मैथ्स और क्वांट डीआई के शुरू हुए थे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 48 का देखिए आंसर था करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। 49 का था ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 50 का था ऑप्शन नंबर बी। फिर 51 का ऑप्शन नंबर डी। 52 का ऑप्शन नंबर ए। 53 का ऑप्शन नंबर बी। इन सबका डिटेल सॉल्यूशन हम वीडियो नंबर 1 में बना चुके हैं, पार्ट 1 में। उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगा आपके साथ। देन 54 का ऑप्शन सी। 55 का ऑप्शन ए एंड 56 का ऑप्शन बी। ये हमने कर लिया था वीडियो 1 में। अब वीडियो 2 का हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 से। हमें दिया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इन अ लोकेलिटी देयर आर 5 स्मॉल सिटीज ए बी सी डी एंड ई। डिस्टेंस ऑफ दीज सिटीज फ्रॉम ईच अदर आर गिवन। हम बना लेते हैं, मान लीजिए ये ए है, तो हमें दे रखा है ए बी इज 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर पे बी है। ए सी इज ऑल्सो 2 किलोमीटर। ए सी यहाँ बना लेते हैं, ये भी कितना है 2 किलोमीटर। ए डी इज ग्रेटर देन टू। ए डी कहीं बना लेते हैं, ये क्या है ग्रेटर देन 2 है। एंड ए इज ग्रेटर देन 3 बना लेते हैं, तो ये है ग्रेटर देन 3। बी सी इज 2 किलोमीटर। बी सी फिर से हमें दिया 2 किलोमीटर। ई ओ मतलब ये बी डी होना चाहिए 4 किलोमीटर। बी ई इज 3 किलोमीटर। बी ई इज 3 किलोमीटर। ओके, चलिए इस इंफॉर्मेशन में कोई यूज नहीं। सी डी इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। तो हमें एक साथ पढ़ना हमारे डायग्राम से, पहले हम वो बना लेते हैं। सी डी इज 2 किलोमीटर। सी ई इज 3 किलोमीटर। सी से ई है 3 किलोमीटर। ये सी पॉइंट है। डी इज ग्रेटर देन 3। डी इज ग्रेटर देन 3 है, चलिए ग्रेटर देन। अब देखिए हमें जो चाहिए, अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, if a ration shop is to be set up within 2 kilometer of each city, how many ration shop will be required within 2 kilometer of each city। देखिए ए बी सी में अगर मैं सी पॉइंट पर ले लेता हूँ एक शॉप, तो देखिए सी से बी भी कवर हो जाएगा 2 किलोमीटर में, सी से ए भी कवर हो जाएगा 2 किलोमीटर में, और सी से डी भी कवर हो जाएगा 2 किलोमीटर में। तो ये सब चारों तो कवर हो रहे थे, लेकिन ई पॉइंट जो है ये देखिए ये ग्रेटर देन 3 और यहाँ भी ग्रेटर, तो ये ग्रेटर देन 3 है। तो यानी एक शॉप हमें सी में लेनी पड़ेगी, एक शॉप यहाँ कहीं लेनी पड़ेगी हमें। देन वी विल हैव कवर द ऑल द सिटीज। तो अगर 2 किलोमीटर की बात हो रही है तो हमें दो शॉप चाहिए। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा, इफ द राशन शॉप टू बी सेट अप विद इन 3 किलोमीटर देन हाउ मेनी राशन। अगर विद इन 3 किलोमीटर है तो देखिए सी से ये ई बी 3 पर कवर हो रहा है, तो हम वन शॉप से ही कवर कर सकते हैं। लेकिन उसमें ऑप्शन वन शॉप का नहीं दिया है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए था वन शॉप। कि अगर हम राशन शॉप बना रहे हैं विद इन 3 किलोमीटर ऑफ ईच सिटी, तो एक ही शॉप से आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमारा कोई भी सही आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। आउट ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बास्केटबॉल मैचेस अ टीम हैज वॉन 17 मैचेस एंड लॉस्ट 3। तो टोटल नंबर के 2/3, मान लीजिए टोटल नंबर मैचेस है एक्स, तो उसके 2/3 हो गया 2x3। ये इक्वल टू कितना है 17 वॉन एंड 3 लॉस्ट, यानी 20 मैचेस। ओके, आगे देखो दे रखा है नो मैच कैन एंड इन अ टाई। कोई भी मैच टाई नहीं है। तो यानी टोटल मैचेस 20 है, 17 वॉन किए और 3 लॉस किए। तो 2x/3 इज इक्वल टू 20। इससे x की वैल्यू आ गई 30
यानी टोटल मैचेस कितने हैं 30। फिर कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस दैट अ टीम कैन लूज एंड स्टिल विन मोर देन 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस। कितने मैच वो हार जाए, कितने मैक्सिमम मैच हारे, लेकिन तब भी क्या हो इन द फाइनल हम देखें कि लास्ट में कि उसने टोटल मैचेस के 3/4 जीते हैं, यानी उसे जो विन करने हैं मैचेस वो कितने हैं 3/4 ऑफ टोटल, यानी 3/4 ऑफ 30। ये 4 से 7.5 तो ये 22.5, यानी कि हम लेंगे 23 मैचेस, क्योंकि आधा मैच तो कुछ हो नहीं सकता। तो यानी उसे कितने विन करने हैं 23 मैचेस आउट ऑफ 30, यानी कितने लूज कर सकता है वो 7 मैचेस। 7 में से ऑलरेडी 3 वो कर चुका है पहले, तो ऑलरेडी 3 कर चुका है, अब कितने कर सकता है मैक्सिमम 4। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए 4 मैचेस। नेक्स्ट क्या है डेटा सफिशिएंसी का है, देखिए इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट 1 अलोन, choose 2 if it means S2 alone, choose 3 if both statement 1 and 2 are needed, यानी S1 और S2 दोनों मिलके ही आंसर हो पाता है, एंड चूज ऑप्शन 4 इफ क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन विद द हेल्प ऑफ बोथ द स्टेटमेंट, कि हम दोनों को भी यूज कर लें तब भी आंसर नहीं ले सकते। तो 1 ऑप्शन का मतलब है S1 अलोन, 2 ऑप्शन का मतलब है S2 अलोन, 3 का मतलब है S1 एंड S2 टुगेदर आर नीडेड, एंड 4 का मतलब है S1 प्लस S2 को मिला दे तब भी हम आंसर नहीं कर सकते। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं। क्वेश्चन 60 कह रहा है एक्स वाई जेड आर रियल नंबर्स, इज जेड माइनस एक्स क्या है, इवन है या ऑड है, हमें ये बताना है। फर्स्ट है एक्स वाई जेड इज ऑड, स्टेटमेंट 1, क्वेश्चन 60 स्टेटमेंट 1, एक्स इंटू वाई इंटू जेड इज ऑड, 3 नंबर की मल्टीप्लाई ऑड है। देखिए ये तभी पॉसिबल है जब एक्स भी ऑड हो, वाई भी ऑड हो और जेड भी ऑड हो। अगर हम कॉम्बिनेशन बनाए ऑड इंटू इवन तो 2 इवन की मल्टीप्लाई इवन और इवन की ऑड से मल्टीप्लाई भी क्या होती है इवन, तो ये ऑड नहीं बनेगा। अगर हम 2 ऑड और 1 इवन लें तब भी देखिए क्या होगा, ऑड इंटू ऑड तो ऑड होगा, लेकिन जैसे इवन से मल्टीप्लाई होगी ये फिर इवन बन जाएगा, ऑड नहीं होगा। तो सिर्फ एक कंडीशन है कि तीनों के तीनों क्या होने चाहिए ऑड, और अगर तीनों ऑड हैं तो z माइनस एक्स का मतलब ऑड में से ऑड नंबर अगर हम माइनस करें तो वो हमेशा क्या आएगा इवन। तो हम इसको आंसर कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ S1 अलोन। तो इसको हमें अब चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन में क्या है सिर्फ या तो S1 अलोन है या S2 अलोन है, ऐसा कोई नहीं है कि आइदर S1 और S2 दोनों से हो सकता है। तो अगर एक से हमें सही आंसर मिल गया तो दूसरे चेक करने की जरूरत नहीं। तो आंसर विल बी ए ऑप्शन 1, यानी S1 alone is sufficient। 61 what is the first term of an arithmetic progression of positive integer, ये देखिए जरा थोड़ा ट्रिकी है क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी पूछा है, यानी ए पूछा है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म इज 116, यानी कोई एपी है उसका फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर दोनों मिलकर क्या है 116। देखिए इसे हम रैंडमली ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे कि देखिए 116 का मतलब है 100 प्लस 16, तो ये 10 स्क्वायर है और ये 4 स्क्वायर है, यानी फर्स्ट टर्म जैसे हम ए भी कहते हैं या तो 4 होगा या 10 होगा, इसी तरीके से सेकंड टर्म जो होगा या तो वो 10 होगा या फिर 4 होगा। तो अगर देखिए एपी ऐसी बन रही है 4 10, तो यानी ये इंक्रीजिंग एपी है, सारे क्या रहेंगे पॉजिटिव। लेकिन अगर 10 4 है तो ये क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग एपी, तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर आने लगेगा। और उसने क्वेश्चन में कहा था एपी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो एपी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर की वजह से इसे हम रिजेक्ट कर देंगे, दिस विल बी आवर राइट आंसर और फर्स्ट टर्म विल बी 4। तो हम इस स्टेटमेंट 1 से बता सकते हैं कि एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा 4 होगा, यानी सफिशिएंट है।
फिफ्थ टर्म इज डिविजिबल बाय 7, इसका कोई यूज नहीं, इससे कोई हेल्प नहीं मिल रही हमें, तो आंसर विल बी ऑप्शन 1, अगेन ऑप्शन है, यानी स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट। देखिए इसमें एक ट्रिकी चीज थी, अगर एपी सिर्फ 2 टर्म की होती, तो इसमें यहाँ नहीं लिखा कि कितने टर्म है, अगर एपी में सिर्फ 2 टर्म होते 10 और 4, तो फिर क्या हो जाता, हम दोनों को भी यूज करके नहीं बता सकते। देन फिफ्थ टर्म इज डिविजिबल बाय 7, तो फिफ्थ टर्म इज डिविजिबल बाय 7, ये हो सकता है फिर कि अगर दोनों को हम यूज करें, फिफ्थ टर्म इज डिविजिबल बाय 7, जिसका कोई यूज नहीं है, तो फिर हम सीधे बता सकते हैं कि ऐसा क्या होगा, हमेशा इज सफिशिएंट है, तो हमें सेकंड की जरूरत है नहीं, तो आंसर विल बी ऑप्शन 1। 62 व्हाट इज नंबर एक्स, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। 62 व्हाट इज नंबर एक्स, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 36। देखिए एलसीएम दे रखा है कि किसका है, एक्स और 18 का, तो क्या हम एक्स की वैल्यू बता सकते हैं। देखिए एक्स अगर 4 हो गए, तो देखिए एलसीएम ऑफ 4 एंड 18 इज 36, लेकिन x अगर 36 होगा, तो तब भी 36 और 18 का एलसीएम भी क्या होता है, 36, तो हम इसमें डिसाइड नहीं कर सकते क्या है, स्टेटमेंट 1 के बेस पर। स्टेटमेंट 2 पे देखिए, एचसीएफ दे रखा है x और 18 का, देन अगेन अगर x 2 है तब भी एचसीएफ 2 आएगा, और x अगर मैं 4 कर दूं तब भी एचसीएफ क्या आएगा, 2 ही आएगा, यानी अभी भी हम x की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट, लेकिन अगर दोनों को मिला दें s1 प्लस s2, देखिए हम डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई, तो 36 इंटू 2 इज इक्वल टू एक्स इंटू 18, 2 जा एक्स इज इक्वल टू 4, यानी वो नंबर क्या है, 4 है। तो हम तभी बता सकते हैं जब दोनों को एक साथ यूज करें, तो अवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, बिकॉज ऑप्शन 3 इज, choose option 3, both statement 1 and 2 are needed to answer the question, तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 63 पर आते हैं, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा लॉजिक था, कोई कंफ्यूज करने के लिए उसने ऐसी फिगर बना दी है, लेकिन जब हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा था तो हमने इसको समझा भी था कि ऐसा क्यों कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ वेज टू रीच ए टू बी, देखिए ए ये है, ए से जाने के लिए कितने वेज हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ सेकंड पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ वेज आ गया 4। अब सेकंड से थर्ड पॉइंट तक आने के लिए देखिए हर पॉइंट पर 2 वेज है, ये ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है, सिंपल ये ऐसे जा सकता है, ये ऐसे जा सकता है, ये ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, यानी हर एक के पास कितने ऑप्शन है, 2, तो एंड होगा, देखिए फर्स्ट पॉइंट पे गया एंड, 2 पर आया 2 वेज से। अब हर एक के पास थर्ड से फोर्थ पॉइंट आने के लिए देखिए फिर से 2 वेज है, सबके पास 2 वेज है, क्योंकि 2 ही ऑप्शन है आगे, तो अगेन 2, और इसके बाद फिर एक लास्ट ऑप्शन है, सबके पास बी पे ही आना है, तो टोटल वेज हो जाएंगे 4 इंटू 8 इंटू 2, यानी कि 16, तो अवर आंसर विल बी ऑप्शन ए, ओ सॉरी ऑप्शन बी 16, दिस इज अवर आंसर। 64 in a race of 200 meter, A beats by S in by 20 meter and N by 40 meter, तो एक रेस हो रही है, 200 मीटर की रेस है, तो ए तो यहाँ पे सबसे पहले पहुंच जाता है, ए बीट एस बाई 20 मीटर, तो जब ए पूरा 20 पे पहुंचता तो एस कहाँ पर था, उससे 20 मीटर पीछे, यानी एस कहाँ पर था, 180 मीटर पे, एंड एन बाई 40 मीटर, और एन कहाँ पर था, उससे और 40 मीटर पीछे, यानी कि
160 मीटर पे, यानी एस एन ने कितना ट्रेवल किया 160 मीटर, एस ने कितना ट्रेवल किया इतनी देर में 280 मीटर, और ए ने किया 200 मीटर सेम टाइम में। इफ एस एंड एन आर रेसिंग अ रेस ऑफ 100 मीटर, अब क्या सिर्फ एस और एन रेस करना है, एस और एन ने रेस करना शुरू किया with exactly same speed as before, जिस स्पीड से वो पहले चल रहे थे, then by how many meter will s beat n। तो देखिए जितने टाइम में s 180 चलता है, सेम टाइम में n कितना चलता है 160 मीटर। तो s जब 1 मीटर चलेगा तो उतनी देर में n कितना चलेगा 160 बाई 180 मीटर। और कितने की रेस है, अब देखिए रनिंग अ रेस ऑफ 100 मीटर, अब 100 मीटर करना है, तो जाहिर सी बात है एस फास्ट है तो एस तो पहुंच जाएगा 100 मीटर, तो एन कितना चल रहा होगा उस वक्त, जब एस ने 100 मीटर चल लिए तो एन चल रहा होगा 160 बाई 180 इंटू 100। तो 20 से इसे काट देते हैं, 9 एंड 10, इसमें आ जाएगा, देखिए कितना चला ये 1600 बाई 9, 160 जब चला था ठीक है, 200 मीटर, जब ये 1 मीटर चलता है तो ठीक है। ओके, तो 100 मीटर के लिए देखिए हम, देखिए यहाँ थोड़ा 100 मीटर थी, ये 200 मीटर रेस थी, इसको हम इस तरीके से कर लेते हैं कि जब एस 1 मीटर, एक्चुअल में एस जब 1 मीटर चला तो एन, ये थोड़ा यहाँ कैलकुलेशन हमारी थोड़ा गड़बड़ हो गई लग रहा है, ऐसा कर लेते हैं हम इसे एक बार। देखिए एस जब 180 था तो एन कितना था 160, तो जितने टाइम में एस 180 चल रहा था एन उतने टाइम में 160 चल रहा था। तो एन जब एस 100 मीटर करेगा, ओहो यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन में शायद हमसे गलती हो गई थी, 160 बाई 180 इंटू 100, 29 जा एंड 28 जा, वो 100 में, सॉरी यहाँ गलती कर दी थी कैलकुलेशन में, हम ठीक कर रहे थे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी। 160 बाई 180, 20 से हमने कट किया तो 8 बाई 9 यानी 800 अपॉन 9। तो 800 अपॉन 9 मीटर ये चला, तो 800 अपॉन 9 चलेगा एन, तो उससे कितना पीछे रह जाएगा 100 माइनस 800 अपॉन 9, यानी 900 माइनस 800 अपॉन 9, यानी 100 अपॉन 9 मीटर। 100 अपॉन 9 मीटर इज 11.11 मीटर। तो कितने मीटर से एस बीट करेगा एन को 11.11 मीटर से। देखिए ये जो क्वेश्चन है, एक्चुअल में इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ये जो क्वेश्चन ओरिजिनल है इसमें 30⁻65 माइनस 29 अपॉन 30⁻64 प्लस 29⁻64। ये पिछले कैट के एग्जाम का क्वेश्चन है, कैट में जब पढ़ाया था उसमें था ये क्वेश्चन, तो ये इस फॉर्म में था। तो इस फॉर्म में होने का मतलब है, देखिए जब भी हम पावर इंक्रीज करते हैं तो एक फैक्टर भी बहुत बड़ा हो जाता है, यानी अगर मैं 3⁻25 का हूँ और 2⁻25 को कंपेयर करूँ सिर्फ, आप करके देखिएगा कैलकुलेटर से, तो ये बहुत बहुत बड़ा हो जाता है 2⁻65 से। यानी इसको हम जो माइनस कर रहे हैं 29⁻65 और ये जो प्लस कर रहे हैं, इसको नॉर्मली हम इग्नोर कर सकते हैं कैलकुलेशन में, तो सिर्फ ये बचेगा
ये अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, 30 से लेके 1 के बीच में इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, यानी 30 और 1 से बीच में आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो 30 जो होगा आर से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा। तो करेक्ट आंसर अगर इस टाइप में क्वेश्चन होता देन इट शुड बी डी। बट हियर जिस फॉर्म में आंसर दिया तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। लेकिन इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, इस तरीके से कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत लेंदी प्रोसेस है। तो जहां तक मुझे लगता है दिस क्वेश्चन विल बी मार्क एज डाउट क्वेश्चन, इसका आंसर होना चाहिए था आर ग्रेटर देन 1.1। बट जिस फॉर्म में अभी है तो वी विल टेक ऑप्शन सी एज आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 66। Rajiv reaches city B from city A in 4 hours, driving at a speed of 35 km per hour for 2 and 45 km per hour for next 2 hours. Question 66, तो total distance हो गया देखिए 35 into 2 plus 45 into 2 यानी 70 plus 90 is 160 km। यानी A से B के बीच में, ये सिटी B से A जा रहा है, तो B से A के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 160 km। Aditi follows the same route but drives at 3 different speeds, 30, 40 and 50 km per hour, covering an equal distance in each speed segment. तो 3 इक्वल डिस्टेंस में, यानी कि 160/3 गए, अदिति जो जा रही है पहले चली वो 30 की स्पीड से, देन अगला 160/3 चली वो 40 की स्पीड से, देन अगला 160/3 चली 50 की स्पीड से। The two cars are similar with petrol consumption characteristic shown in the figure below. तो ये है, देखिए हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, माइलेज किलोमीटर पर आवर, और ये देखिए शो कर रखा है 30 की स्पीड से जाएंगे तो 16 का माइलेज है, 24 की स्पीड से जाएंगे, सॉरी 40 की स्पीड से जाएंगे तो 24 का है, और स्पीड 50 कर लेंगे तो अगेन कितना है, 16 का। तो अदिति जब 160/3 की स्पीड से किलोमीटर चली है 30 की स्पीड से, दिस इज स्पीड एंड दिस इज डिस्टेंस, तो कितना पेट्रोल लगा होगा, देखिए डिस्टेंस 160/3, स्पीड, और इस पे ये माइलेज है देखिए 16, मतलब माइलेज इज 16 किलोमीटर पर लीटर, यानी 1 लीटर में कितना किलोमीटर, 16। तो 160/3 कितने लीटर लगेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/16, यानी 16 से डिवाइड। जब 160/3 40 की स्पीड से, तो अब माइलेज कितना है 24, यानी 24 किलोमीटर पर लीटर। तो अब कितना लीटर लगा होगा, डिस्टेंस इंटू 1/24, और लास्ट जब 50 से चली तो हमें फिर दे रखा है इस प्लॉट में कितना हो गया, फिर से माइलेज 16, तो ये हो गया 160/3 इंटू 1/16। तो पूछा क्या है, क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल कंज्यूम बाय अदिति फॉर द जर्नी, टोटल जर्नी का पूछ रहा है, कितने किलोमीटर कितना पेट्रोल लगा। तो क्या करना है, सिंपल ऐड कर दो इसे। तो 160/3 कॉमन ले लेता हूँ, ये बचा 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/24। तो 1/16 प्लस 1/16 होंगे 2/16, यानी 1/8, और इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/8 इज 3/24, 4/24 यानी 1/6। तो 160/18, 2 से इसे काट दो, 80/9, तो 80/9 विल बी क्लोज टू 8.9। कितना क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल लग रहा होगा लीटर में, 8.9। नेक्स्ट है, द एडजॉइनिंग फिगर शोज अ सेट ऑफ कंसेंट्रिक स्क्वायर्स इफ द डायगोनल ऑफ द इनर मोस्ट स्क्वायर इज 2 यूनिट। सबसे छोटा मैं स्क्वायर बना लेता हूँ, इसका जो डायगोनल है इसकी लेंथ है 2। If the distance between the corresponding corner of any two successive squares is 1 unit, यानी इसके ऊपर अगर दूसरा स्क्वायर मैं बनाऊं तो ये कह रहा है कि दोनों का जो
सक्सेसिव स्क्वायर्स हैं, इनके बीच का कॉर्नर का डिस्टेंस है 1, लाइक दिस। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एरियाज ऑफ 8th एंड 7th स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से हम एक जनरल रिलेशन अब बना सकते हैं कि अगर स्क्वायर में ऐसे बनाते चला जाऊं तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। देखिए सबसे छोटे वाले का डायगोनल है 2 इंटू 1, यानी लिख सकता हूँ सबसे छोटे का फर्स्ट वाले का सेकंड स्क्वायर का डायगोनल हो जाएगा 2 इंटू 2। देखिए 2 + 2 4 हो रहा है। थर्ड वाले का जो ब्लैक से शो किया है मैंने, देखिए इसका डायगोनल हो गया 1 इंटू 2 और 2 4 और 5 और 6, यानी 2 इंटू। तो ये पैटर्न बन रहा है। तो देखिए 8 और 7 पूछा, तो 7th वाले का डायगोनल होगा 2 इंटू 7 और 8th वाले का डायगोनल होगा 2 इंटू 8। अब डायगोनल और एरिया में क्या रिलेशन होता है ये हम देख लेते हैं। किसी भी स्क्वायर का अगर साइड ए है तो उसका एरिया होता है ए स्क्वायर, और डायगोनल जो होता है डी, दैट इज इक्वल टू a√2। तो मैं एक स्मॉल यानी साइड को लिख सकता हूँ d/√2। ये अगर मैं यहाँ रख दूँ तो देखिए एरिया आ जाएगा d²/2। स्क्वायर के डायगोनल के साथ एरिया में ये रिलेशन है। तो अब से हमसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ 8 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। तो देखिए 8 का डायगोनल है 16 और इसका है 14। तो ये हो गया 1/2 कॉमन ले लेता हूँ, तो 16 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर, ये हमें कैलकुलेट करना है। दिस विल गिव अवर आंसर। तो ये हो गया 1/2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो गया 1/2 इंटू 30 इंटू 2, आंसर आ गया 30 स्क्वायर यूनिट्स। तो डिफरेंस बिटवीन द 8 एंड 7th स्क्वायर का एरिया का 30 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन 68 दे रखा है हमें टू फेयर 6 फेस डाइस ए एंड बी, दो डाइस है एंड बी थ्रोन साइमल्टेनियसली E1। क्वेश्चन 68 है ये। E1 का मतलब है डाइस शोज अप, ए डाइस पे क्या आ जाए 4। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है 4 आने की 1/6। तो प्रोबेबिलिटी 1 लिख लेता हूँ फर्स्ट इवेंट की। E2 इज इवेंट दैट डाइस बी शोज अप 2, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी 1/6। ठीक है। एंड E3 इज द इवेंट दैट सम ऑफ नंबर ऑफ बोथ डाइस इज ऑड, ए प्लस बी दोनों पर क्या आ जाए ऑड। तो देखिए सिंपल है, सम जो भी आएगा ये तो इवन होगा या ऑड होगा, तो ऑड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ऑप्शन ए को अभी रहने देते हैं, बी पर आते हैं पहले। E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट। देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी अगर 2 इवेंट्स हैं तो उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट है। कब? व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर ये ट्रू है तो वो इंडिपेंडेंट है, अगर ये ट्रू नहीं है तो इंडिपेंडेंट नहीं है। अब जल्दी जल्दी चेक कर लेते हैं हम। जैसे मान लिए पी E1 इंटरसेक्शन E2, E1 इंटरसेक्शन E2 का मतलब हो गया E1 इज की पहली डाइस पे 4 आए और E2 इज दूसरी डाइस पे 2 आए एक साथ। पहली डाइस पे 4 और दूसरी डाइस पे 2, तो सिर्फ एक आउटकम है 4, यानी 1/36। 36 में से एक आउटकम है, पहली डाइस पे 4 है और दूसरे पे क्या है 2 है। अब पी E1 की देखो मल्टीप्लाई करूं, यानी जैसे मैं P1 से लिख रहा था 1/6 और PE2 क्या है ये भी 1/6, इनकी मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तब भी क्या आएगा 1/36, यानी दोनों इक्वल है। तो दीज E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट। ऐसे ही हम चेक करेंगे E2 एंड E3। E2 एंड E3, E2 एंड E3 का मतलब है पहली दूसरी डाइस पे तो 2 हो लेकिन दोनों का सम क्या हो ऑड हो। तो देखिए सिर्फ ये 3 केसेस हैं, 1 2 3 2 और 5 2। 3 केसेस हैं आउट ऑफ 36, यानी 1/12। और इन दोनों की मल्टीप्लाई देखिए 1/6 और 1/12 की 1/2 की 1/12। तो ये भी क्या है इंडिपेंडेंट है। ऐसे डी भी इंडिपेंडेंट आएगा
सिर्फ ए जो है ये इंडिपेंडेंट नहीं है। क्वेश्चन 69 पे आते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन यील्ड अ यूनिक सॉल्यूशन। देखिए यूनिक सॉल्यूशन है, ऐसी के की वैल्यू बतानी फॉर एक्स सच दैट सॉल्यूशन इज पॉजिटिव। सॉल्यूशन यानी एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है। ऐसी के की वैल्यू क्या है, और सॉल्यूशन भी क्या होना चाहिए, यूनिक। तो देखिए पहली इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो इसे हम सिंपल लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। सेकंड है एक्स माइनस के स्क्वायर प्लस वाई की जगह हम कर देंगे एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर देखिए सेम है, इज इक्वल टू वन। इसे ओपन करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस टू एक्स के प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन। या ये टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स के प्लस के स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको याद होगा, यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब b यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो। तो जब हम इसमें लिखेंगे बी स्क्वायर यानी कि माइनस टू के का स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये क्या आना चाहिए, जीरो। ये डी की वैल्यू है, डिस्क्रिमिनेंट याद है ना, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तभी तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो हम यही कर रहे हैं, इसको जीरो कर रहे हैं, तो के की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। देखिए हो जाएगा फोर के स्क्वायर माइनस एट के स्क्वायर प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। ये आ गया माइनस फोर के स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एट, के स्क्वायर इज इक्वल टू टू, तो के इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट टू। के की दो वैल्यूज आ रही हैं, और देखिए प्लस टू भी यहाँ पर और माइनस टू भी, तो हम इसमें से एक एलिमिनेट करना पड़ेगा। वो कैसे पता चलेगा, उसने कहा कि सॉल्यूशन क्या हो, पॉजिटिव है, यानी रूट जो है पॉजिटिव है। तो देखिए रूट क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए, यानी एक्स की जो वैल्यू होगी, देखिए माइनस बी, इक्वेशन ये है, माइनस बी का मतलब हो गया टू के अपॉन टू ए, टू ए का मतलब हो गया फोर, यानी के बाई टू। तो x देखिए x इज इक्वल टू आ गया के बाई टू। तो अगर मैं k की निगेटिव वैल्यू ले लूंगा, यानी k इज इक्वल टू माइनस रूट टू, तो x भी निगेटिव हो जाएगा, जो कि अलाउड नहीं है। तो एक ही ट्रू वैल्यू है, यानी k इज इक्वल टू रूट टू, दिस विल बी आवर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ये तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। x a man is walking towards a vertical pillar in a straight path at a uniform speed at a certain point, क्वेश्चन 70। ये वर्टिकल पिलर मान लेते हैं हम, मैन कहीं से चलता हुआ आ रहा था, यहाँ पर था मैन मान लिए। At a certain point A on the path, he observed that angle of elevation of top of the pillar is 30 डिग्री। ये कोई पॉइंट था A, यहाँ से उसने क्या ऑब्जर्व किया कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। After walking for 10 minutes from A in the same direction at a point B, यहाँ से कितना चला ये, 10 मिनट तक चलता रहा, ये पॉइंट B पर पहुंचा। You observe that angle of elevation of the top of pillar is 60 degree। अब कितना हो गया angle of elevation, 60 degree। Then the time taken in minute by him from B to reach the pillar is, B से reach करना पिलर, तो पिलर हम मान लेते हैं दिस इज PQ, पिलर की हाइट मान लेते हैं H, और B की ये डिस्टेंस मान लेते हैं Y। टाइम टेकन कह रहा है, तो हम मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ मैन बी x मीटर पर मिनट। तो यहाँ 10 मिनट चला तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, यानी 10x। मिनट को डिस्टेंस में कर लिया हमने। अब देखिए दो ट्राइंगल बनना है, सिंपल क्वेश्चन है। पहले हम ले रहे हैं इन ट्राइंगल, छोटे ट्राइंगल से ले लेते हैं जिसमें कम कैलकुलेशन लगती है। इन ट्राइंगल पी क्यू बी, tan 60 डिग्री इक्वल टू, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया h अपॉन वाई। tan 60 की वैल्यू होती है रूट थ्री,
तो √3y इक्वल टू h। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे ट्रायंगल पे आते हैं, इन ट्रायंगल PQA, यानी इस वाले ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में देखिए क्या, tan 30 इज इक्वल टू, हाइट तो वही है h, लेकिन डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, tan x प्लस वाई। और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 इधर चला जाएगा, ये हो गया tan x प्लस वाई इज इक्वल टू √3h। अब h की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे इसमें, तो ये आ गया tan x प्लस वाई इज इक्वल टू √3 इंटू √3y यानी 3y। तो tan x प्लस वाई इज इक्वल टू 3y, तो ये आ गया इधर माइनस होकर, तो 2y इज इक्वल टू tan x, तो y इज इक्वल टू 5x। यानी इस पॉइंट बी से जो पिलर तक पहुंचने में जो डिस्टेंस है वो क्या है, 5x। अब देखिए स्पीड क्या है उसकी, x पर मिनट, तो कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट टू कवर डिस्टेंस 5x। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। इफ ए, ये साइन है, इफ a belongs to r, यानी a is a real number and the equation this equal to 0 where this denotes the greatest integer function has no integral solution, then all possible values of a lie in the interval। देखिए इसमें क्या करना है, थोड़ा सा बस समझने की बात है। x माइनस इस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का जो होल स्क्वायर है, इसको हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं p। तो देखिए ये इक्वेशन क्या बन गई, ये हो गया -3p² प्लस 2p प्लस a² इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई, हमने इसे p एज्यूम कर लिया है। इसको हम लिख सकते हैं a² इज इक्वल टू 3p² माइनस 2p। ठीक है, अब ये कह रहा है हैज नो इंटीग्रल सॉल्यूशन। ये नो इंटीग्रल सॉल्यूशन तभी पॉसिबल है जब a क्या करे, 0 और 1 के बीच में लाई करे। अभी जब इसका स्क्वायर होगा तो ये इंटीजर नहीं बनेगा, तो सॉरी a² जो होना चाहिए इसके बीच में होना चाहिए, तभी इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं, वरना अदरवाइज क्या होगा, p का कोई इंटीग्रल सॉल्यूशन आ जाएगा, p इसके बराबर है, तो x का कोई इंटीग्रल सॉल्यूशन हो सकता है। तो सिर्फ तभी कंडीशन है जब ये क्या हो, फ्रैक्शन में हो, यानी 0 से 1 के बीच में। और स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा, इसमें हमने पॉजिटिव वाली साइड ली। तो इसको सेटिस्फाई करते हुए हम देखें तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। यानी a की वैल्यू जो होगी वो -1 से लेके 0 के बीच कुछ भी हो सकती है, यूनियन 0 से लेके 1 के बीच, 0 और 1 एक्सक्लूड है, तो 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे हो सकती है, और a की वैल्यू -1/2, -1/3, 1/4। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। 72 क्या कह रहा है, इफ द सेकंड, फिफ्थ एंड नाइन टर्म ऑफ अ नॉन कांस्टेंट एपी। देखिए नॉन कांस्टेंट एपी जो मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था, अगर 1 1 1 1 1 ऐसे लिखा है विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 0, तब भी हम इसे क्या कहते हैं, एपी। तो नॉन कांस्टेंट एपी का मतलब है कि डी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, या तो इंक्रीज हो रहे होंगे एपी में टर्म, या फिर डिक्रीज हो रहे होंगे। नॉन कांस्टेंट का ये मतलब है। तो कह रहा है सेकंड, फिफ्थ एंड नाइन टर्म आर इन जीपी। तो जीपी में हमें पता है कि अगर 3 टर्म यानी ए बी सी जीपी में है तो क्या होता है, b² इज इक्वल टू ए सी। यहाँ पर क्या होगा, फिफ्थ टर्म जो होगा उसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू सेकंड टर्म इंटू नाइन्थ टर्म। तो अगर a है और कॉमन डिफरेंस d है, तो फिफ्थ टर्म हो जाएगा a प्लस 4d, सेकेंड टर्म हो जाएगा a प्लस d, और नाइन्थ टर्म हो जाएगा a प्लस 8d। ठीक, अब सॉल्व कर लेते हैं इसे। a प्लस 4d का होल स्क्वायर यानी फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू a प्लस डी इंटू a प्लस 8d। सॉल्व करते हैं, ये आ गया a² प्लस 16d² प्लस 8ad इज इक्वल टू, ये हो जाएगा देखिए a² प्लस ad प्लस 8ad यानी 9ad, और 8d इंटू डी, 8d²। a² से देखिए a² कैंसिल, इसे हम यहाँ भेज देते हैं और इसे इधर ले आते हैं, तो ये हो गया ad इज इक्वल टू
8d²। देखिए अब यहाँ पर इसलिए हम d को कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज d इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये क्वेश्चन में नहीं दिया होता d इज नॉट इक्वल टू 0 तो आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते थे। अगर कभी भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की किसी क्वेश्चन में 0 वाले टर्म हो तो हम इसे कैंसिल नहीं कर सकते। तो d इज नॉन जीरो है, हमें पता है क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए हम कैंसिल करेंगे। तो हमें मिला a इज इक्वल टू 8d। तो पूछा क्या है, देन द कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो अगर फिफ्थ और सेकंड टर्म है तो ये हो जाएगा फिफ्थ टर्म अपॉन ये कॉमन रेशियो हो जाएगा, तो यानी a+4d अपॉन a+d। 8d की वैल्यू देखिए a है, a इज इक्वल टू 8d है, तो ये हो जाएगा 8 और 4 12d, और ये हो जाएगा 8 + 1 9d। d से d कैंसिल, अगेन d 0 है इसलिए नहीं है, मतलब तो 4:3। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी 4/3। क्वेश्चन 73 पर आते हैं। देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी था। क्वेश्चन नंबर 73, हम ट्रिकी है क्वेश्चन, इसे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। If all the words with or without meaning having 5 letters formed using the letter of the word small, तो स्मॉल में क्या क्या है देखिए, SMA और 2 बार L, एंड अरेंज एज इन अ डिक्शनरी। डिक्शनरी में अरेंज करेंगे तो देखिए सबसे पहले आएगा A, फिर L, फिर M, और सबसे लास्ट में आएगा S। देन द पोजीशन ऑफ द वर्ड स्मॉल। स्मॉल किस नंबर ऑफ पोजीशन पे आएगा? तो देखिए डिक्शनरी में ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने होंगे, स्टार्टिंग विद ए। कितने बचे हमारे पास? 4। ए के बाद ए तो फिक्स हो गया, ए से स्टार्ट है, और इसमें 2 रिपीटेड है, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। आपको याद होगा परम्यूटेशन क्लास में जब भी रिपीटेड होते हैं तो जितने रिपीट होते हैं उसका 2 फैक्टोरियल, ये 2 लेटर है तो 2 फैक्टोरियल नीचे डिवीजन में आ जाता है, तो ये हो जाएगा 4 × 3 × 2, 2 से 2 कैंसिल, 4 3 ज़ा 12। और कितने नंबर्स आ गए ऐसे? 12। अब ए के बाद क्या आएगा? एल। देखिए जब एल से हमने फिक्स मान लिया दोनों एल है, किसी भी एक एल को पिक करें तो बाकी जो 4 लेटर हैं वो नॉन आइडेंटिकल है, तो कितने नंबर हो जाएंगे? सीधे 4 फैक्टोरियल। 4 3 ज़ा 12, 2 ज़ा 24। देन एल के बाद एम। एम से आने वाले कितने हैं? फिर अगेन क्या होगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी कि 12। यहाँ तक अभी तक हमारे पास आ गए 12, 24 और 12। एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, 12, 24, 12 और 12, ये हमें पता चल गया। अब देखिए एस से जब शुरू होगा तो एस के सारे नहीं लेने क्योंकि स्मॉल है ना, तो देखिए एस के साथ पहले आएगा ए। जब एस और ए साथ आ गया तो एस और ए जब साथ आ गए, दिस और दिस, तो अब कितने बचे? 3 एल एल एम, और इसमें से भी 2 रिपीटेड है, तो कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है? 3/3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, यानी 3। देन आएगा एस के साथ एल। ठीक है, एस के साथ जब एल लेंगे तो 3 अलग अलग बच रहा है, सीधे 3 फैक्टोरियल, 3 2 ज़ा 6। अब आएगा एम, और एम के साथ ही सबसे पहला वर्ड क्या है? स्मॉल ही बनेगा। तो कितने हो गए देखिए अभी तक? 12 + 24 + 12 + 3 + 6, इन सबको ऐड कर दो। 2 4 6 और 2 8 और 3 11 और 6 17, 4 4 and 1 5 50। तो इस स्मॉल से पहले कितने वर्ड बन चुके? 57। तो स्मॉल कौन सा नंबर पर आएगा? 58। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए, 58 नंबर। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन 74। A bird is sitting on a top of a vertical pole of 12 meter height। यहाँ पर एक बर्ड बैठी हुई है जिस पोल की हाइट है 20 मीटर, ये है बर्ड। its elevation from a point on ground is 45 डिग्री। ग्राउंड से कितना एलिवेशन है? 45 डिग्री। इट फ्लाइज ऑफ हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट अवे फ्रॉम पॉइंट ओ। हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट अवे फ्रॉम पॉइंट ओ आफ्टर 1 सेकेंड
1 सेकंड के बाद क्या आ गए, एलिवेशन इज रिड्यूस टू 30 डिग्री, यानी अब ये जो एंगल बन रहा था ये कितना बन रहा है, 30 डिग्री। देन स्पीड ऑफ द बर्ड, स्पीड आपको टाइम तो दे रखा है 1 सेकंड लगा, तो आपको ये डिस्टेंस निकालना है, इसे x मान लेते हैं। ठीक है, तो ये पोल तो 20 था तो 20 रहेगा, इसका हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए A C D E। अब देखिए इन ट्राइंगल इसे ले हम अगर ए बी सी को, तो ये 45 डिग्री एंगल था, ये 20 था, तो 10 45 पर क्या होता है, हाइट और बेस दोनों सेम होते, तो ये भी 20 हो गया। अब जब बड़े वाले ट्राइंगल ले रहे हैं हम, दिस वन, क्वेश्चन नंबर 74 में हम ले रहे हैं इन ट्राइंगल ए ई डी, क्या हो रहा है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 20/20 प्लस एक्स। देखिए 30 डिग्री होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 20√3, ये 1/√3 होता है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया, तो एक्स आ गया 20√3 माइनस 20, 20 कॉमन ले ले तो √3 माइनस 1, कितने मीटर वो एक्स की वैल्यू है, यानी बर्ड 1 सेकंड में जो चली थी 1 सेकंड में ये एक्स, इसकी वैल्यू है 20 इंटू √3 माइनस 1, तो स्पीड हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी 20√3 माइनस 1/1, यानी मीटर पर सेकंड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इन राइट सर्कुलर कोन, इसे भी देखो अलग करना पड़ेगा हमें। राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h is cut by a plane parallel to the base, कोन है, कोन का रेडियस ले लेते हैं r और हाइट ले लेते हैं h, h is cut by a plane parallel to the base and at a distance h/3 from the base, यानी इसको कट कर दिया गया, यहाँ से कट कर दिया गया, बेस से कितनी ऊपर, h/3 से। ये जो कोन बना हमारे पास, इसकी हाइट हो गई 2h/, ठीक है। तो यहाँ जो होगा जब इस तरीके से कट करते हैं तो ये ऊपर एक कोन बन जाएगा, दिस इज द कोन, वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग कोन, ये रिजल्टिंग कोन है हमारे पास, एंड फ्रस्टम। अब जो फ्रस्टम बन रहा है, फ्रस्टम है ये, दिस इज अवर फ्रस्टम, दिस वन, ये जो नीचे बन रहा है दिस इज फ्रस्टम है, और ये ऊपर जो बन रहा है ये कोन है, दिस इज फ्रस्टम। तो कह रहा है इन दोनों का वॉल्यूम का रेशो पूछ रहा है, तो पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन 75 क्वेश्चन में। तो देखिए ये जो एक हमें हेल्प लेनी पड़ेगी, पहले सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यूज होगा, ये ओरिजिनल उसका आर था, ये ओरिजिनल हाइट थी, यहाँ हमने कट कर दिया उसे, तो ये एक छोटा ट्राइंगल बन गया, ये नया रेडियस है इसका स्मॉल आर, और ये जो हाइट है दिस इज 2h/3। तो सिमिलरिटी यानी देखे हम, ये जो आर और आर सेम है, एडजेसेंट है, करस्पॉन्डिंग साइड से, मतलब हम लिख सकते हैं r/r इज इक्वल टू, और इसकी बड़ी हाइट है h और इसकी हाइट है 2h/, h से h कैंसिल, हमें मिल गया r/r इज इक्वल टू 3/2, यानी स्मॉल r इज इक्वल टू 2r/3। तो ये रेडियस होगा इस रिजल्टिंग कोन का, तो ये जो रिजल्टिंग कोन बनी इसका रेडियस है 2r/3 और इसकी हाइट है 2h/3, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई r square into h, this will be pi 2 to the 4 or to the 8 pi upon 3 square 9 into 327 pi r square h, तो वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया दिस मच। अब जब वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम कितना हो जाएगा, जो ओरिजिनल कोन का वॉल्यूम था, यानी पाई आर स्क्वायर एच और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 हर जगह लगा देते हैं, तो ओरिजिनल कोन का था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस
1/3 8 pi r square h upon 27, यानी वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कॉमन ले लिया मैंने, तो 1 माइनस 8/27, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3 इंटू 19/27। ये आ गया फ्रस्टम का, और वो था कोन का, ये है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन फ्रस्टम पूछ रहा है ना, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग कोन इन फ्रस्टम, यस। तो कोन अपॉन फ्रस्टम हो गया 1/3 इंटू 8/27 इंटू पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड बाई 19/27 इंटू 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच से एच कैंसिल, 1/3 से 1/3, 27 से 27, तो वॉल्यूम ऑफ कोन और फ्रस्टम का आ गया 8:19। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 8:19। In the given figure, what is the value of x if y is equal to 10? देखिए बहुत छोटा छोटा लिखा है, ये है y, दिस इज z, दिस इज x, दिस इज x minus 3, दिस इज x plus 4 एंड दिस इज x minus 3, और ये भी क्या है x minus 3। ये हमें वैल्यूज दिए, तो कह रहा है कि x की वैल्यू बताओ इफ y is equal to 10। ये y अगर 10 है तो x की वैल्यू हमें बतानी क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन अब कर सकते हैं इसको हम। देखिए यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, एक ब्रेक करके हम करते हैं। ये दे रखा है x minus 3, ये है x plus 4। देखिए x की ऑप्शन ये तो हो नहीं सकता, x इज इक्वल टू 0 तो पॉसिबल है ही नहीं। अगर 0 ही नहीं है तो फिर साइड माइनस में आ रही है 0, ही तो हो नहीं सकता। हम ऑप्शन से करेंगे इसे क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी 11। x इज इक्वल टू 11 ले लेते हैं हम। अगर x इज इक्वल टू 11 है तो ये साइड हो जाएगी, देखिए 15, और ये हो जाएगी 8। तो 15 और 8 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यूज करें, 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो 225 प्लस 64 289, ये 17 का है, यानी ये पूरी साइड हो जाएगी 17। अब इस 17 के ऊपर देखिए एक और पाइथागोरस, यानी एक और राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, ऐसे करके है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल था, ये पूरी साइड थी 17। तो ये देखिए x है यानी 11, तो ये कितना बचा 6, एंड दिस साइड इज x minus 3। x minus 3 होगी 11 minus 3 यानी 8, तो ये हो गया 8। ये एक ऐसा आ गया स्क्वायर, इट इज दिस 8 एंड दिस इज 6, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज 100, यानी कि 10। तो दिस साइड शुड बी 10, और यही हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये साइड क्या है 10 है, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन इज x इज इक्वल टू 11। अगर इससे नहीं आता तो हम आंसर सी देखते हैं, अगर उससे भी नहीं होता तो फिर नन ऑफ दीज हो जाता। तो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, x इज इक्वल टू 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारा। इसके आगे के सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, उसका आपको मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। Consider two different cloth cutting processes. In the first one, n circular cloth pieces are cut from a square cloth piece of side A in the following step. The original square of side A is divided into n square steps, not necessary of same size. Then a circle of maximum possible area is cut from each of the circular square. In the second process, only one circle of maximum possible area is cut from a square. The process end here. तो पहले हम second process को समझ लेते हैं। Second process में क्या कह रहा है वो, मैक्सिमम पॉसिबल एरिया कट किया है ऑफ अ साइड ए। देखिए हमने ये पढ़ा भी था मेंसुरेशन वगैरह में, अगर किसी स्क्वायर की साइड ए है उसमें से मैक्सिमम पॉसिबल एरिया का सर्किल अगर कट करना हो तो कौन सा सर्किल होगा वो होगा देखिए इस तरीके से, सब साइड्स को टच करता हुआ इस तरीके का सर्किल होगा, यानी उसका जो डायमीटर होगा, इस डायमीटर विल बी इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर, यानी जो इसका रेडियस होगा वो हो जाएगा a/2।
एरिया ऑफ सर्किल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई ए स्क्वायर बाई 4, एरिया ऑफ स्क्वायर है ए स्क्वायर। फिर क्या किया है, प्रोसेस द क्लोथ पीस रिमेनिंग आफ्टर कटिंग द सर्किल आर स्क्रैप, द रेशियो ऑफ टोटल एरिया ऑफ स्क्रैप क्लोथ जनरेटेड इन फॉर्मर। देखिए यानी स्क्रैप एरिया, यानी ये जो एरिया बचा रहा है, ये एरिया हमें निकालना है कितना है, तो एरिया ऑफ स्क्रैप हो जाएगा स्क्वायर में से सर्किल माइनस कर दो, यानी ए स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 4, ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं हम, तो ये हो गया 1 माइनस पाई बाई 4। पूछ रहा रेशियो ऑफ टोटल एरिया ऑफ स्क्रैप क्लोथ जनरेटेड इन फॉर्मर टू डेट इन लेटर। दोनों केसेस में पूछ रहा रेशियो ऑफ टोटल एरिया ऑफ स्क्रैप क्लोथ। देखिए रेशियो ऑफ स्क्रैप अपॉन एरिया ऑफ टोटल हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस पाई बाई 4 अपॉन ए स्क्वायर, कैंसिल 1 माइनस पाई बाई 4। ये देखिए आप इसमें ये क्या है, इट इज कांस्टेंट ऑफ, ये कांस्टेंट है, ए की कुछ भी वैल्यू आंसर हमेशा क्या आएगा दिस, यानी स्क्वायर की कैसी भी साइड हो स्क्रैप और उसका जो टोटल आएगा वो हमेशा होगा 1 माइनस पाई बाई 4। इससे हमें ये पता चला कि जो हम फर्स्ट प्रोसेस में हम एन सर्कुलर पीस ले रहे थे अलग अलग स्क्वायर पीसेस के साइड ए से, उसको कितने स्क्वायर में डिवाइड कर दें किसी भी साइज के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सर्किल ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल एरिया कट होगा, तो हमेशा स्क्रैप और इसका जो आएगा जो क्लोथ बचा उसका रेशियो क्या होगा 1 माइनस पाई बाई 4। यानी दोनों प्रोसेस में सेम एरिया स्क्रैप होगा, तो अगर दोनों प्रोसेस में सेम एरिया स्क्रैप हो रहा तो दोनों रेशियो क्या होंगे 1:1, यानी आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। सो स्टूडेंट्स ये हमने और कुछ क्वेश्चन किए हैं, सो वीडियो नंबर 3 में मैं और क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, और जो पिछला वीडियो है वीडियो 1 जो शुरू में हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसका डिटेल सॉल्यूशन भी कमेंट बॉक्स में मैं ज़रूर आपके लिए पुट कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल सलमान सर क्लासेस।